डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं किस गांव का रहने वाला हूं वो बताना नहीं चाहता, क्योंकि अगर आप मुझे ढूंढने की कोशिश करेंगे फिर मैं क्या करूंगा। आप सोच रहे हैं कि आप मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों करेंगे, क्योंकि कहानी खत्म होने के बाद हो सकता है आपको भी एहसास हो आप भी एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, बिल्कुल मेरी तरह, और उससे बचने के लिए आप मुझे ढूंढे। लेकिन मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। अकेले रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जिंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं मेरी कि मैं अब अकेले रहना पसंद करता हूं, किसी से नहीं मिलता। उस समय मैं 21 साल का था जब मैंने घर छोड़ा था। उससे पहले अपने पिता के साथ मैं खेतों में काम किया करता था। हमारे पास 4 खेत थे। मेरे पिता वहां पर सब्जियां उगाया करते थे। बड़ा घर बना चुके थे मेरे पिता, लेकिन मैं चाहता था बड़ा घर सिर्फ इतना ही नहीं होता, बहुत बड़ा, अमीरों की तरह महंगी महंगी गाड़ियां होनी चाहिए। मेरे पिता कहते जो मिल रहा है भगवान का शुक्र करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, भगवान देने की कोशिश तो करते हैं और ज़्यादा, लेकिन हम लपक नहीं पाते। मेरे पिता ने कहा था गलती मत करो। मैंने जिद की, 4 खेत है ना, एक खेत मुझे दे दीजिए, मैं वहाँ सब्जियां नहीं उगाऊंगा, ड्रैगन फ्रूट उगाऊंगा, ड्रैगन फ्रूट। मेरे पिता ने एक खेत पर मुझे खेती करने दी। मैंने ड्रैगन फ्रूट लगा लिया, लेकिन मुझे लगता था कि ड्रैगन फ्रूट कैक्टस होता है, एक बार पानी दो, दोबारा पानी देने की ज़रूरत ही नहीं। लगभग 35,000 के पौधे लेकर आया था, लगा दिए, फिर पानी दिया ही नहीं। 7 दिन में वो सूख गए। मेरे पिता ने बहुत ज़्यादा डांटा। फिर मैंने अपने पिता को कहा था ये ज़मीन बंजर है, बंजर, कुछ नहीं उगेगा यहाँ। मेरे पिता ने कहा यहीं पर तो मैं सब्जियां उगाया करता था। मैंने कहा वो आपकी किस्मत थी, मेरी किस्मत में ये ज़मीन बंजर है, मुझे दूसरी ज़मीन दीजिए। मेरे पिता मान नहीं रहे थे, लेकिन रात को दूसरे वाले खेत में जितनी सब्जियां उगी थीं सारी उखाड़ डाली मैंने। कच्ची सब्जियां थीं, पौधे लगाए मैंने रात की कली के। मैंने पिता को कहा कलियां बिकती हैं शहरों में, कलियां, और कलियां खरीदने के लिए लड़कियां आती हैं। लड़कियां ज़्यादातर अमीर घरों की कलियां खरीदती हैं तो हम अमीर हो जाएंगे। पौधे तो लगा दिए, पानी वहाँ भी नहीं दिया। 7 दिन में वो पौधे भी सूख गए। फिर मेरे पिता मुझे पीटने लगे। मैंने अपने पिता को कहा था एक न एक दिन आपका नाम रोशन करके दिखाऊंगा। मेरे पिता ने कहा था नाम रोशन करना या नहीं करना ये हमारे हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में होता है। लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम नाम रोशन नहीं करोगे, नाम काला करोगे, काला। मेरे पिता ने मुझे इतना डांटा, इतना डांटा, गुस्सा आ गया मुझे। कहने लगा मैं यहाँ नहीं रहूँगा। यहाँ गांव में गरीब लोग रहते हैं, मैं शहर जाऊँगा दिल्ली। दिल्ली अमीरों की है और अमीरों के बीच रहकर मैं भी अमीर बन जाऊँगा। फिर मेरे पिता ने कहा था घर छोड़ दे। मैंने पिता को कहा घर कैसे छोड़ सकता हूँ पिताजी, फ़ोन लेकर दीजिए, कुछ पैसे दीजिए। हर बच्चे को घर से निकालने से पहले कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं ताकि जब वो वापस आए तो सबको बता सके ये चीज़ें देकर घर से निकाला था और आज मैं ये बन गया हूँ। मेरे पिता ने फ़ोन लेकर दिया, 50,000 मेरे अकाउंट में डाले, जिसके बाद मैं दिल्ली आ गया। पढ़ा लिखा था मैं, काम आसानी से मिल जाएगा, बस सोचा था, मिला नहीं। यहाँ सड़कों पर सोना पड़ा। 50,000 अकाउंट में थे, एटीएम लेकर नहीं आया था, प्रूफ कोई था नहीं, अकाउंट से निकाल नहीं पाया, मांग कर काम चलाना पड़ा। फ़ोन था मेरे पास, वह फ़ोन को मेरे पिता रिचार्ज किया करते थे। बस फ़ोन पर एक ही काम कर सकता था मैंने एक ऐप इंस्टॉल की। मुझे लगा करता था मेरी किस्मत ख़राब है, ज़िंदगी में मैं जो भी कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, मुझे सही करना होगा। मैंने एक ऐसी ऐप के बारे में वहाँ भिखारियों से सुना था कि आप अरबपति बन सकते हैं
उस ऐप का नाम है एस्ट्रोशॉक। वहां पर भविष्य देखने वाले ऐसे भविष्य वक्ता हैं जो आपसे बात करते हैं, बस थोड़ी सी फीस लेते हैं, लेकिन भविष्य बताएंगे, आपको अरबपति बना देंगे। सवाल पूछा था मैंने उस भिखारी से कि तुम तो अरबपति बने नहीं। उसने कहा मेरे पास वो ऐप नहीं है ना। मैंने कहा तो तू कह क्यों रहा है? उसने कहा एक भिखारी जानता था मुझे, उसे भी आगे एक भिखारी जानता था। उसने कहानी सुनाई, उसने मोबाइल में ऐप भरी थी, जिसके बाद उसका भविष्य बताया गया, वो अरबपति बन गया। अब तो हम उसका नाम तक नहीं जानते, कहते हैं नाम बदल लिया उसने, पता नहीं क्या बम्बानी गंबानी कुछ ऐसा ही रखा है। तब मेरी आंखें चमकी और मैंने कहा क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं इतना अमीर हो सकता हूँ? उसने कहा बस ये काम करो, लेकिन उसके लिए कुछ रुपए लगेंगे। तुम उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में भर लो। मैं गरीब हूँ, जब कभी मोबाइल खरीदूंगा मैं भी एस्ट्रोशॉक ऐप को ज़रूर भरूंगा। उसने मुझे ऐसा सच बताया था जो बहुत कम लोग जानते हैं। भविष्यवक्ता जो भविष्य को जानते हैं, ऐप बना ली उन्होंने। ऐप भले खुद का भविष्य ना जानते हूँ, लेकिन लोगों का तो जानते हैं। लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, वो अरबपति बन जाते हैं। मैंने अपने पिता को फ़ोन किया था, पिताजी एटीएम तो भेज दीजिए, मैं पैसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। पिता ने कहा था मैंने एटीएम जानबूझकर नहीं दिया, तू तो बर्बाद हो जाएगा, तेरे अकाउंट में मैंने रुपए डाले हैं, कभी मन किया वापस आ जाना, इसका इस्तेमाल कर लेना। लेकिन मैंने पिता के साथ लड़ाई की। फ़ोन पर ही बार बार मैंने दांत दे मारे। लैंडलाइन का वो फ़ोन नीचे से स्पीकर वाला हिस्सा तोड़ दिया था मैंने, बड़े बड़े दांत थे मेरे। वहाँ पीसीओ वाली शॉप, उस पर बैठा वो आदमी मुझे पीटना चाहता था। मैंने कहा कीमत चुका दूंगा। मेरे पिता ने एटीएम मुझे भिजवा दिया। 4 दिन बाद कुछ कर्ज वापस किया मैंने पीसीओ वाले का। फिर मेरे पास रुपए थे मेरे अकाउंट में, और उसका इस्तेमाल सही से करना था। मैंने वो एप्लीकेशन मोबाइल में भरी, एस्ट्रोशॉक। थोड़ी सी कीमत मांगी थी उन्होंने, बस थोड़ी सी। कहा था कॉल पर बात करो, ऐसे महात्मा तुमसे बात करेंगे जो तुम्हारा भविष्य बताएंगे। शुरुआत की थी, तारीख मुझे आज भी याद है, 1 अप्रैल थी, 1 अप्रैल। जैसे ही मैंने उस ऐप पर वो महात्मा को फ़ोन किया, मैंने कहा नमस्ते। उसने कहा नमस्ते मत करो, आज अप्रैल है, आज मूर्खों का दिन है, इसीलिए हम नमस्ते नहीं कहेंगे, हम कहेंगे शुक्रिया। पता नहीं वो इज्जत दे रहा था या बेइज्जत कर रहा था, लेकिन मुझे तो अरबपति बनना था। मैंने बात शुरू की, देखिए मुझे मेरे भविष्य के बारे में चिंता है, मुझे लगता है मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या मुझे मेरा भविष्य बता सकते हैं? उन्होंने कहा भविष्य तो बताऊंगा, लेकिन तुम्हें एक बात का पता है, यहाँ जितना लंबा तुम फ़ोन पर बात करोगे कीमत उतनी ज़्यादा लगेगी। अगर तुम्हें लंबा भविष्य जानना है तो लंबी बात करनी होगी, छोटा भविष्य जानना है तो छोटी बात करनी होगी। मैंने कहा समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है, जल्दी से बताइए, मैं कीमत देने को तैयार हूँ। उन्होंने 500 रुपये लिए थे और मुझे लगा 500 रुपये, बस अरबपति बनने के लिए सिर्फ 500 रुपये देने पड़े तो क्या ही मुश्किल है। मैंने 500 अदा किए और उन्होंने कहा चलते जाओ, पहले मोड़ पर मुड़ना, तीसरे मोड़ पर मुड़ना, उसके बाद सीधे चले जाना, दाईं तरफ देखो, ऐसी जगह है जहां अंदर से तुम्हें धन ही धन मिलेगा, चले जाओ। सामने एक बैंक था। मैंने कहा ये तो बैंक है। उसने कहा बिल्कुल, इसी बैंक में तुम्हारा खाता भी होगा, शुरू में बताया था ना तुमने, अंदर जाओ, अकाउंट में जितना धन है निकाल सकते हो, वो तुम्हारा। तुमने जल्दी से कोई सल्यूशन मांगा था या जल्दी वाला? फ़ोन काट दिया कमीने ने। गालियां निकालने का मन कर रहा था, फिर मैंने सोचा नहीं, गाली नहीं निकालूंगा। महात्मा था वो महात्मा, हो सकता है इसमें भी कुछ ना कुछ अलग हो। बैंक में गया था मैं, मांगे थे मैंने पैसे, 10,000 निकाले, मैं वापिस आ गया, आसानी से 10,000 मिल गए। भले ही अपने अकाउंट से निकाले थे, लेकिन उसने कहा था जल्दी जल्दी मिलेंगे, तो ये जल्दी जल्दी मिले। मुझे उस पर भरोसा होने लगा। दूसरी बार फ़ोन किया, कहने लगा 1,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, अरबपति बनने के लिए 1,000 रुपये देने पड़े तो क्या ही मुश्किल है। उसने कहा मैं भविष्य तो बता सकता हूँ तुम्हारे हाथ की रेखाओं को देखकर। मैंने कहा हाथ की रेखाओं को वॉइस कॉल पर कैसे दिखाऊं? उसने कहा मैं देख सकता हूँ, दायां हाथ आगे करो,
ऊपर एक लंबी लाइन दिख रही होगी। मैंने कहा हाँ दिख रही है। उसने कहा किस तरफ जा रही है? मैंने कहा दाईं तरफ। उसने कहा मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, सही सही बता, छोटी उंगली की तरफ जा रही है, तर्जनी उंगली की तरफ, लंबी उंगली की तरफ, किस उंगली की तरफ? मैंने कहा छोटी उंगली के बिल्कुल पीछे गिर रही है। उसने कहा तुम्हारी तो किस्मत भी गिरी हुई है, तर्जनी उंगली की तरफ जाती तो उठी हुई किस्मत होती, तुम्हारी तो किस्मत भी गिरी हुई है। मैंने कहा तो अब क्या कर सकते हैं? उसने कहा तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी हाथ की रेखाएं बता रही हैं किस्मत गिरी हुई है, और गिरी हुई किस्मत कुछ नहीं करती, तुम गिरते जाओगे और हमेशा के लिए गिर जाओगे। मैंने कहा महात्मा जी कुछ कीजिए, समाधान कीजिए। उसने कहा समाधान तो मिल जाएगा, एक काम करना होगा, पहले 500 रुपये तुम्हें डिपॉजिट करवाने होंगे। कॉल काफ़ी लंबी हो गई है ना, 500 रुपये डिपॉजिट करवाओ, फिर तुम्हें समाधान बताता हूँ। मुश्किल समाधान है, लेकिन अगर तुम वैसा करोगे जिंदगी बदल जाएगी। देखा है मैंने, बड़े बड़े एक्टर, अमीर लोग ऐसे समाधान करते हैं। मैं तो छोटा आदमी हूँ, बड़ा तो बन जाऊंगा। महात्मा हाथ लगा है मेरे महात्मा, एस्ट्रो शॉक। मैं उस एप्लीकेशन को ऑन करते वक्त ना सर पर लगाया करता था फ़ोन को, उसके बाद आंखें खोलता था। महात्मा से बात करने का मौका मिल रहा है, मैं खुश रहा करता था। उसने मुझे समाधान बताया था, शमशान घाट में तुम्हें 12 बजे रात के जाना होगा, कपड़े उतार देने हैं, पूरी तरह से कपड़े उतार देने हैं। नग्न अवस्था में तुम्हें एक पैर को घुटने पर रखना है, उसके बाद अपने हाथों को तितली की तरह फड़फड़ाना है, और उसके बाद अपने चेहरे पर लाल लाल रंग लगाकर छलांगे लगानी है। वहाँ किसी न किसी मुर्दे की चिता होगी, उसके इर्द गिर्द छलांगे लगाते जाना। एक ही पैर ज़मीन पर होगा, एक तो घुटने पर होगा। ऐसे तुम्हें 1053 बार करना है, उसके बाद समाधान हो जाएगा, गिरी हुई किस्मत उठ जाएगी। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। महात्मा ने मुझे ऐसा कुछ कहा था जिससे मेरा भविष्य बदल सकता था। मैंने अपने भविष्य को बदलने के बारे में सोच लिया और रात के वक्त कपड़े उतार कर शमशान घाट में पैर रखा था मैंने। मुझे लगा था शमशान घाट में कौन ही होगा, कोई नहीं होगा। 2 तांत्रिक बैठे थे एक कोने में, बिना कपड़ों के मुझे देखकर खुद शर्मा रहे। शर्मा तो मैं भी रहा था, लेकिन मुझे धनवान बनना था। धनवान बनने के लिए शर्म को कहीं पीछे छोड़ना पड़ता है। एक चिता थी जो शायद कल ही जली होगी, उसके इर्द गिर्द 1053 बार एक टांग घुटने पर रखकर छलांगे लगाते हुए तितली की तरह हाथ लहराते हुए मुझे घूमना था। 5 बार घूमा मैं, बस 5 बार। उसके बाद मैं नीचे गिर गया। जब मैं नीचे गिरा था, पहले मैंने देखा 2 तांत्रिक दीवार के करीब थे, अब मैंने देखा मेरे बहुत करीब आ चुके थे। 2 बार और घूमा मैं, घूमने पर चक्कर आते हैं ना। 2 बार और घूमा मैं, वो तांत्रिक बहुत करीब थे। फिर एक तरफ से खड़े होकर कहने लगे तूने कपड़े क्यों उतारे हैं? मैंने कहा मैं बता नहीं सकता, यहाँ जो कर रहा हूँ वो मेरे काम का है, आपके काम का नहीं। आप कीजिए जो करना चाहते हैं। उन्होंने कहा वही करना चाहते हैं जो हमारा मन कर रहा है। पकड़ो, ऐसे पकड़ो, बिना कपड़ों के है ये। वहाँ से कैसे भागा मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे नहीं पता वो क्या करना चाहते थे, लेकिन नग्न अवस्था में वहाँ से जब मैं भागा, कपड़े तक उठा नहीं पाया। सड़क पर बिना कपड़ों के था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा खुद को ढांकूं तो ढांकूं कैसे। हमारे इस शहर में सड़कों पर गंदगी नहीं होती, इस इलाके में एक लिफाफा तक नहीं था। किसके पीछे छिपूं, किससे शरीर को ढांकूं? सोचता रहा मैं। लेकिन जब एक दीवार के पास था ना मैं छिपा हुआ, क्योंकि कुछ लड़कियां शायद किसी शादी से, किसी पैलेस से घर की तरफ चलकर आ रही। लड़कियों के सामने बिना कपड़े के आऊँगा तो वो समझेंगी कुछ गलत है ये, मुझे पकड़कर लोग पीटेंगे। तो छिप गया मैं, लेकिन दीवार के पीछे से आवाज़ आई। घबराया मैं, कौन है? अंधेरे में कोई नहीं था, नज़र तो कोई नहीं आया। दूसरी बार आवाज़ आई, यहीं पर तो हूँ, क्या तुम मुझे देख नहीं पा रहे? मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा। मैंने कहा पहले तो पीछे से आगे निकलो, पीछे खड़े मत हो। मैं यहाँ पर हूँ तो पीछे तुम खड़े नहीं हो सकते। पीछे से फिर से आवाज़ आई। पीछे तो खड़ा हूँ, लेकिन मेरा मुंह दूसरी तरफ है, तुम देख नहीं पा रहे। मैंने कहा कौन है तू, कौन है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा।
उसने कहा, नजर कैसे आऊंगा, मैं भी भुलक्कड़ हूं, मैं मर चुका हूं, भूत हूं भूत। ये बात सुनकर मुझे डर तो लगा, लेकिन लड़कियां अभी तक वहां से गुजरी नहीं थी। मैं सामने आना नहीं चाहता था। हाथ जोड़कर मैंने कहा, भूत जी मुझे छोड़ दीजिए। उसने कहा, तुम्हें तो छोड़ नहीं सकता, मेरी चिता के इर्द गिर्द तुम घूम रहे थे ना तितली बनकर, मुझे तभी पसंद आ गए। क्या करूं, मैं एक प्रेत आत्मा बन गया हूं। मुझे मरते वक्त ही पता लग गया था। जब मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकली तब से चिता के आसपास घूम रहा था। मुझे भूख लग रही थी और आत्माओं को भूख शरीर की होती है। जैसे ही कोई शरीर बहुत कमजोर नजर आए उस शरीर से हम चिपक सकते हैं। महसूस किया मैंने, बाकियों से चिपकने की कोशिश की, सभी ताकतवर थे और वो तांत्रिक इतने कमीने, मैं तो उन्हें छूना तक नहीं चाहता था, गंदे कहीं के। तुम मुझे अच्छे लगे, मैं तुमसे चिपक गया। अब मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता, तुमसे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने मुझे अपनाया है। कोई भी घुटने पर पैर रख के तितली की तरह इस तरह घूमेगा, उसके बाद वो शरीर अर्पण करता है और मुझे वो शरीर मिला। अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे शरीर के अंदर ही हूं, तुम्हारे साथ रहूंगा। जब लड़कियां चली गईं वहां से भागा। रास्ते में दिखने वाले वो कपड़े के हिस्से, लिफाफे, गंदगी अपने ऊपर डाल डाल कर ढकता ढकता घर तक आया था। रात थी तो बच गया, दिन होता तो मुश्किल हो जाती। कई जगह तो शरीर से इतनी बदबू आ रही थी कि कुत्ते भौंकते करीब आकर डर कर भाग जाते। पता नहीं इतना भयानक लग रहा था या मेरे अंदर वो भूत था जो मुझसे बात कर रहा। जब मैं घर के अंदर आया था ना, जल्दी से सबसे पहले मैं नहाया। नहाने के बाद मुझे शुद्ध महसूस हुआ, लेकिन वो भटकती हुई प्रेतात्मा मेरे साथ अब मुझे वो नजर आने लगा था। 70 साल का वो बूढ़ा मेरे पलंग पर लेटा हुआ कह रहा, आओ साथ में लेटो। मैंने कहा, तेरे साथ नहीं लेटूंगा, चला जा यहाँ से। उसने कहा, मैं नहीं जा सकता, तुमने शरीर अर्पण किया है। मुझे नहीं पता कौन सी विधि का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन शरीर अर्पण किया है, ये मेरा है। अब कुछ करो ऐसा जिससे मैं तुमसे दूर हो जाऊं। खुद मैं दूर नहीं हो सकता, तुम्हें नजर आऊंगा, तुम्हारे पास रहूंगा, चाहूं भी दूर नहीं हो सकता। समाधान करो, कुछ समाधान। वो अच्छा था, वरना भूत कहता है कि समाधान करो। वो अच्छा था। मैं सोचने लगा उसके साथ बैठकर, वो भी सोच रहा। मैंने आधे घंटे बाद उससे पूछा, तुम सोच रहे थे, कोई निष्कर्ष निकला? उसने कहा, नहीं, मुझे सोचने की आदत है, बूढ़ा हुआ करता था, बस सोचता रहता था, समझ में कभी नहीं आया सोचता क्या रहता हूं। तुम्हें कुछ निष्कर्ष मिला? मुझे गुस्सा आ रहा था। वो तो पहले ही मर चुका था, वरना गला घोंट कर मार देता मैं उसे। फिर मुझे लगा, हेस्ट्रोशॉक 24 घंटे महात्माओं से बात कर सकते हैं। मैंने जल्दी से फ़ोन पे एप्लीकेशन को ऑन किया, सर पे लगाया। उसके बाद मैं उसी महात्मा से बात करना चाहता था। उसने फ़ोन उठाया भी। सीधे 500 रुपये कट गए मेरे अकाउंट से। लेकिन मुझे लगा कोई बात नहीं, मुसीबतों से बचने के लिए, अमीर होने के लिए कीमत तो देनी पड़ती है। फिर से उसने बात शुरू की, आपको अपनी हस्तरेखा मुझे दिखानी होगी। मैंने कहा, सामने होता झापड़ मार देता। देख, हस्तरेखा की बात मत कर। मुझे नंगा करके शमशान घाट में घुमाया है, मेरा शरीर अर्पण कर दिया एक प्रेत आत्मा को। अब बताओ वहाँ से बाहर कैसे निकलूं? उसने कहा, आपने किस महात्मा से बात की है? मैंने कहा, मैंने नाम नहीं पूछा, नंबर बताते हो आप तो। उसने कहा, नंबर नहीं, हम नाम बताते हैं। मुझे लगता है आपने जिनसे बात की अच्छे से बात नहीं हुई, छोटी बात हुई होगी आपकी। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बताओ, मैं इससे दूर कैसे हो सकता हूं? उसने कहा, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं सिर्फ भविष्य बता सकता हूं, समाधान नहीं कर सकता। मैंने कहा, मुझे समाधान चाहिए। उसने कहा, भविष्य जान सकते हो, समाधान ही समझो। भविष्य में कैसे इससे बचा जा सकता है, सब कुछ बताया जा सकता है, तो समाधान हो जाएगा। मैंने कहा, ये ठीक है, तो ऐसा करो, मुझे मेरा भविष्य बताओ। उसने कहा, 500 रुपये और लगेंगे, एस्ट्रोलॉजर हूं मैं, भविष्य बताता हूं। मैंने कहा, 500? ठीक है, 500 तो सही होंगे। बूढ़ा भी सर हिला रहा था, चलो 500 तो लगते ही हैं, महंगाई का समय है। मैंने कहा, ठीक है। 500 रुपये मेरे अकाउंट से कट गए। फिर मैंने कहा, मुझे मेरा भविष्य बताओ। उसने कहा, भविष्य कितना दूर का बताऊं? मैंने कहा, 24 घंटे का बताओ, 24 घंटे का। उसने कहा, 24 घंटे में क्या क्या होगा मैं बताने वाला हूं। रात को तुम सो जाओगे,
सुबह तुम उठोगे, खाना खाओगे। काम करते हो या नहीं? मैंने कहा नहीं, अभी खाली हूँ। उसने कहा ठीक है, सुबह उठोगे, खाना खाओगे, ऐसे बेवड़ों की तरह घूमोगे, बिना शराब के बेवड़ों की तरह घूमोगे। दोपहर को खाना खाओगे, फिर हगोगे, रात को आओगे, खाना खाओगे, फिर से एस्ट्रो शॉक में कॉल करोगे। भविष्य तुम्हारा सच्चा है, आशीर्वाद। फोन काट दिया कमीने ने। मुझे गुस्सा आ रहा था। 500 पहले कटे, 500 बाद में कटे, समाधान क्या मिला? ये तो रोजमर्रा की बातें बताकर चला गया। फिर से मैंने एस्ट्रो शॉक में कॉल लगाई। मैंने कहा अबे तू मुझे फंसा रहा है। उसने कहा मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, आपने किससे बात की थी पहले ये बताएं। मुझे गुस्सा आ रहा था। एक तो हर बार नया नया एस्ट्रोलॉजर सामने रख देते हैं, इतना खरबूजे जितना मुंह है उनका, और पता नहीं कैसा मेकअप करके बैठे होते हैं, तांत्रिक से बने होते हैं। सवाल पूछो जवाब नहीं देते। गुस्सा आता था, लेकिन मुझे बचना था। कैसे बचता? प्यार से ही बात करनी पड़ती है। मैंने एक और एस्ट्रोलॉजर से बात की। मैं एक बड़ी मुसीबत में हूँ, बहुत बड़ी मुसीबत में, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। जैसे ही मैं कुछ बोलता, उससे पहले उसने कह दिया मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, कुछ नहीं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, भविष्य बताता हूँ, जिंदगी की सारी घटनाएं बता सकता हूँ, पूछूंगा कुछ नहीं, सिर्फ बताऊंगा। मैंने कहा बताइए, 500 कट चुके हैं। उसने कहा 1000 कटेंगे, 1000। मैं लीडर हूँ। मैं पहले तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर था, अब एस्ट्रोलॉजर टीम लीडर बन गया हूँ, इसीलिए मेरी फीस थोड़ी ज़्यादा है। मैंने कहा 1000 लीजिए, मुझे बताइए समाधान कैसे होगा। मेरे अकाउंट से 1000 रुपये फिर से कट गए। वो मुझे मेरे बारे में बताने लगा। बचपन से तुम परेशान रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ कि बचपन से तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुसीबतें आई लेकिन तुम हारे नहीं, तुम लड़ते रहे, जैसे तुम्हारी किस्मत खराब थी। उसके बाद जब जवानी आई, मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ रही थी। जिंदगी में तुम्हें प्यार नहीं मिला, सच्चा प्यार नहीं मिला, और उसके बाद जवानी भी कट रही है, प्यार का तुम इंतजार कर रहे हो, और धन भी नहीं है तुम्हारे पास, मुझे धन भी नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा बातें तो आपकी सच्ची हैं, लेकिन ये बातें यूनिवर्सल सी क्यों लग रही हैं? उसने कहा यूनिवर्सल? मैंने कहा आपकी बातें हर किसी पर सेट क्यों बैठ रही हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये पढ़ी लिखी लाइन है, हर किसी को आप यही सुनाते होंगे। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो, तुम्हें लगता है एस्ट्रोलॉजर झूठे होते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं लगता, लेकिन सच साबित करके तो दिखाइए। उसने कहा तो बताओ, सबसे बड़ी मुसीबत बताओ। मैंने कहा शमशान घाट में टांग ऊपर करके भूत पकड़ के लेके आया हूँ, मेरे साथ चिपक गया है, मुझे दूर करो, उससे दूर करो। उसने कहा पहले कह देते तो समाधान आसान बताता, लेकिन 2000 लगेंगे। मैंने कहा 2000 किसके? उसने कहा 2000 तो देने होंगे, समाधान बहुत तगड़ा है, दूर कर पाओगे, और मैं एस्ट्रोलॉजर का टीम लीडर हूँ, टीम लीडर। सोचो, मैं जो बता सकता हूँ कोई नहीं बता सकता। मैंने कहा ठीक है। एस्ट्रोलॉजर इतने शक्तिशाली होते हैं कि पूरा देश उन्हें मानता है, कुछ ना कुछ तो उनमें होगा ही। मैंने उसके बाद 2000 दे दिए। उसने मुझे बताना शुरू किया, सरसों का तेल लेना होगा, गर्म करना होगा, लेकिन याद रखना ये जो प्रेत है ना, ये तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा, दूर नहीं होगा, इसीलिए यह काम को पूरा करना। तेल को एक बड़े से बर्तन में डालना, गैस पर रखना या लकड़ी पर जलाना, गर्म करना है तेल गर्म, जब उबलने लगे उसे एक कटोरी में डाल लेना। उसके बाद उसमें एक लौंग डालना, एक इलायची डालना, उसके बाद उसके ऊपर कहीं से भी मिट्टी लाकर डालना। काम हो गया। अपनी नाभि पर गर्म गर्म उड़ेलना है, अपनी नाभि पर चीखें निकलेंगी, चीखें, और चीखों के साथ वो प्रेत बाहर निकलेगा। मैंने कहा नीचे से कुछ ना निकल आए, इतना गर्म पेट पर रखूंगा तो मैं मर जाऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं मरोगे, पेट में थोड़ा सा दर्द होगा। मैंने कहा कमीने थोड़ा सा दर्द होगा? खौलता हुआ तेल मेरी नाभि में डालने को कह रहा है, इससे भूत तो दूर नहीं होगा, मेरी खुद की आत्मा ना निकल जाए। मैं तो बोल रहा था, फोन काट दिया उसने। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, अकाउंट मेरा खाली होने को आ गया था। एस्ट्रोलॉजर जो बताते हैं सही ही बताते होंगे ना। मैंने तेल उबाला, इलायची डाली, लौंग डाला, उसके बाद मिट्टी डाली,
कटोरी में लिया। फिर मैं नाभि पर जैसे ही डालने वाला था, उस भूत ने कहा, मत कर बच्चे, मत कर। उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा था भूत रोकने की कोशिश करेगा। वो भी रोक ही रहा था, ये कह रहा था मत डाल, गर्म ज़्यादा है। मैंने कहा नहीं, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। तुम मेरे शरीर में इसी तरह रहना चाहते हो, मुझे कैद करना चाहते हो। उसने कहा कैद करना चाहता हूँ? मैं तो पलंग पर बैठा हूँ, तुझे परेशान भी नहीं किया, तुझे तो बता रहा था। अब डालना चाहता है तो डाल ले नाभि पर गरम गरम खौलता हुआ तेल। मुझे लग रहा था ये गलत है, मुझे लग रहा था, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोशॉक ऐप वाला, सच ही बोल रहा होगा ना। नाभि पर खौलता हुआ तेल डाला था मैंने, नाभि पर। उसके बाद और कुछ नहीं निकला, मेरी तो चीख निकली थी। इतनी तेज चीख, इतनी तेज चीख, पेट सड़ गया मेरा। चीखें मारता हुआ मैं सीधा बाथरूम की तरफ भागा, पानी मारा, फफोले बन गए मेरी नाभि पर, फफोले। बीच में पेट के नाभि थी, चारों तरफ 4 फफोले, गोल गोल वो फफोले जिसमें पानी भरा हुआ। जब मैं आकर बिस्तर पर लेटा था, वह भूत मेरे साथ में बैठा हुआ। उसके आंखों में आंसू थे। माना भूत बुरे होते हैं, परेशान करते हैं, ये अच्छे वाला था, आंखों में आंसू और बड़ा उदास सा होकर। मैंने कहा था तूने कर लिया, तुझे भी दर्द हुआ, मुझे भी दर्द हुआ, अब तेरे शरीर के अंदर हूं ना। फफोले ज़्यादा भूल गए लगते हैं, पानी निकाल ले, सुई लेकर आऊं? मैंने गुस्से में फ़ोन लगाया था एस्ट्रो शॉक वालों को। फ़ोन लगाया, 500 रुपये कट गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, गालियाँ निकालूंगा, गालियाँ, इस बार तो समाधान लेकर रहूँगा। मुझे फंसाया है तो बाहर भी यही निकालेंगे। फ़ोन लगाया तो मैं गालियाँ निकालना चाहता था। सामने से ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो बड़े प्यार से बात करता था, अपने सर के बीच में मर्द होते हुए भी बिंदी लगाई थी उसने, तो मुझे उस पर भरोसा हो गया। मैंने कहा देखिए, आपके एस्ट्रो शॉक वाले मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे मुसीबत में डाल दिया, मुझे बाहर निकालिए। उसने ऐसी प्यारी बात की, ऐसी प्यारी बात की, मुझे लगा बस यही है जो है। उसने कहा आज की रात तेरे लिए बहुत अच्छी रात होने वाली है। आज की रात मैं तेरे भविष्य को जान चुका हूं। वीडियो कॉल पर आ, जल्दी से वीडियो कॉल पर आ। मैंने वीडियो कॉल ऑन किया, 5000 कट गए। उसने कहा कोई बात नहीं, धन की चिंता मत कर, धन तो मोह माया है, धन तो मोह माया है। मैंने कहा तो 5000 वापस कर दो ना, मोह माया है। उसने कहा तुम्हारे लिए, हम तो मुश्किल में हैं, हमें तो बड़ी एप्लीकेशन चलानी है, हमें तो रुपए काटने पड़ते हैं, लेकिन जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसके बाद तुम्हारे मन में कुछ भी बुरा नहीं आएगा, तुम्हें प्यार मिलने वाला है, प्यार। मैं थोड़ा सा खुश हुआ, कभी किसी लड़की के बारे में सोचा नहीं था। प्यार की बात की है तो बात बन सकती है, अब भूत का निपटारा बाद में कर लेंगे। मैंने उससे कहा आप प्यार की बात कर रहे हैं, मतलब आज रात? उसने कहा हाँ, मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ। आज रात तुम्हें तुम्हारा प्रेम मिलेगा। करना कुछ नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं करना है, एक कागज के ऊपर दिल बनाना है, जला देना है, उस राख को बाहर फेंक कर आना है, आंखें खोलनी है, सामने तुम्हें एक लड़की नजर आएगी। अब वो लड़की तुम्हारी आंखों के सामने ही है, तुम्हें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन तुम्हारी बात मैं बनाऊंगा। मैं वो लड़की से किसी भी तरह से मिलने की कोशिश करना, बात करने की कोशिश करना। वो तुमसे प्यार करती है, बस दिखाती नहीं। अब मैंने तुम्हें बता दिया तो करो कोशिश। फोन काट दिया उसने, पूरी बात कर भी नहीं पाया, लेकिन जो उसने कहा था वो तो मानना ही था ना। कागज पर दिल बनाया मैंने, जलाया। वो प्रेतात्मा आदमी कह रहा था मत कर, वो पागल बनाते हैं। मैंने कहा नहीं, एस्ट्रोलॉजर पर हमें यकीन करना चाहिए, वो सच्चे होते हैं। जिसके बाद वो राख ली मैंने, उसके बाद छत पर चढ़ गया आंखें बंद करके। 2 बार सीढ़ियों से गिरा था, सर के ऊपर 2 बार कॉर्नर वाली ईंट टकराई तो 2 छोटे छोटे छेद से हो गए थे, लेकिन प्यार मिलने वाला था ना, दर्द नहीं हो रहा था। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया, जैसे ही राख को नीचे की तरफ फेंका, सामने कई घर थे। कौन सी दिखेगी कौन सी, कई सुंदर सुंदर लड़कियां थी वहां पर, कोई ना कोई तो होगी जो मुझसे प्यार करती होगी। जैसे ही मैंने आंखें खोली, सामने मुझे कुछ ऐसा नजर आया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वाला घर, उसके ऊपर चढ़ी हुई थी बिम्बो आंटी। बिम्बो आंटी 65 साल की वो औरत, इतनी खड़ूस, इतनी खड़ूस। कई बार कई लड़कों को जो गली में घूमने के लिए आते थे, लड़कियों को छेड़ने के लिए उठा उठा कर पटका करती थी।
सामने वाले दुकान का शटर उंगलियों से फाड़ डाला था। मुझे लगा ये तो मुझे फाड़ डालेगी, अब इससे प्यार करूंगा, 65 साल की बुढ़िया। वो मेरी तरफ देख रही थी, मैं उसकी तरफ देख रहा था। रात को छत पर वो चढ़ती थी, मुझे पता नहीं था, मैं भी छत पर चढ़ा था। ऐसे आंखें खोली, सामने वो नजर आई। वो भूत से इतना ज़्यादा नहीं डरा था मैं जितना तब डरा। पहली मंजिल पर था, सीधा नीचे गिर गया मैं। उसे देखकर झटका लगा था मुझे, भाग कर अंदर आया। कांप रहा था, टांगे हिल रही थी मेरी। सामने से उस भूत ने कहा था, क्या हुआ, प्यार मिल गया? क्या इतना झटकेदार प्यार था? मैंने पूरी बात बताई। बिम्बो आंटी सामने वाली नजर आई मुझे। वह कहने लगा, ये बिम्बो क्या है, ये बिम्बो। मैंने बताया, वो शटर फाड़ने वाली आंटी, यहाँ उसे यही कहते हैं, बड़ी खतरनाक है, सख्त उंगलियों वाली, उंगलियों से भींच कर आम का अचार बना देती है। मैं बहुत रोया। उसने कहा, कोई बात नहीं, प्यार मिल जाएगा। मैंने कहा, फाड़ में जाए प्यार, भूत चिपका है मुझे, तुम्हें दूर करना है, बाकी मेरे पैसे भी खत्म हो गए, क्या करूं, मेरे पास 500 बचे हैं, कॉल करूं उसे? उसने कहा, नहीं, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, गालियां निकालने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम गालियां निकालोगे, सामने से वो और भी ज़्यादा गंदी गालियां निकालेंगे। तुम ढूंढो वो रहते कहाँ हैं, ऑफिस तो होगा, ऑफिस में जाओ, घुस जाओ, वहाँ जाकर पूछो उस आदमी से जिसने शमशान घाट में तुम्हें घूमने के लिए कहा था, जिससे तुम्हारा शरीर मेरे पास आया। भूत ने सच बताया, तरीका बताया। निकल पड़ा मैं ढूंढने के लिए। मुझे पता लगा एस्ट्रोशॉक वालों का ऑफिस दिल्ली में ही है। दिल्ली की एक छोटी सी बिल्डिंग जहां पर उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है। रात के वक्त पहुंचा था मैं, रात के वक्त। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड मुझे देखते ही कहने लगा, चला जा, भीख नहीं मिलेगी। मैंने कहा, मैं भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं हक मांगने आया हूं। उसने कहा, बेकारी, भीख को हक ही कहते हैं, भाग जा यहां से। मुझे उस प्रेत ने कहा था, कहीं छिप जाओ, अंदर जाने का और कोई रास्ता तो होगा, ये सिक्योरिटी गार्ड जाने नहीं देगा। बड़ी कंपनी है ना, बड़े बड़े लोग होंगे, हो सकता है शक्तिशाली लोग भी हों। अब भविष्य देख सकते हैं तो उन्हें यह पता होगा, कोई ना कोई दरवाजे से अंदर जा सकता है, गेट से अंदर जा सकता है। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो कोई सोच ना सके। अलग करो, बिल्कुल अलग। मैं पीछे जाकर छिप गया। उस प्रेत की बात सच्ची थी। अगर एस्ट्रोशॉक वाले सच में भविष्य देख सकते हैं तो ये भविष्य भी उन्होंने देखा होगा। इसीलिए मैं कुछ ऐसा करूंगा जो भविष्य नहीं बल्कि इतिहास हो। बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ करना चाहता था। पीछे वाली दीवार को फांदना ही सबसे अच्छा तरीका था। वही किया मैंने। दीवार को फांद कर मैं अंदर गया। 3 मंजिला उस इमारत के उस हिस्से में गया जहां पर ऑफिस बताया गया था। खाली कमरे, खाली बिल्डिंग, कोई मौजूद नहीं था। वहां पर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड ही था। अंदर से बाहर की तरफ आया था मैं। उसको देखकर कहने लगा, अबे सुरक्षा किसकी करता है, अंदर तो कोई नहीं है। उसने कहा, चुप कर जा, ये ले 500, किसी को बताना मत। मैंने कहा, बताना मत, आखिर ये है क्या चीज़? अगर एस्ट्रोशॉक वाले यहाँ पर नहीं हैं, ऑफिस यहाँ नहीं है, तो ये लोग ऑपरेट कहाँ से करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, चाहे तुम जो भी कर लो। फिर मैंने जो भी किया, उसे पकड़ा, पीटा, पीठ पर घुटना मारा। सामने वो भूत ने मेरी मदद की। उसके नाक में ऐसे उंगलियां डाल दी ना, नथुने बाहर आने को हो गए थे उसके। चीखता चीखता बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के एक गांव का नाम बताता हूँ, वहाँ से ये ऐप का सारा काम ऑपरेट होता है। वहीं से वो एस्ट्रोलॉजर बैठकर सबको भविष्य बताते हैं। आपको वहाँ जाना होगा। दोबारा मैं उत्तर प्रदेश आ चुका था। मैं उसी गांव में जाना तो चाहता था, लेकिन वो प्रेत बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसने मुझे कहा, तुम एक ऐसे गांव में जाने वाले हो जहां से एक बड़ी ऐप ऑपरेट होती है, भविष्य देखने वाले लोग। ऐसा हो सकता है वो भविष्य देख लें कि तुम उस गांव में आने वाले हो, और उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा करें। घुटने पर पैर रखकर शमशान घाट में जाने की बातें करने वाले लोग बहुत ताकतवर होते हैं। क्या तुम सच में वहां जाकर उनसे पैसे मांगना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं पैसे मांगना चाहता हूँ। बहुत लूटा है। कुछ सही से बताया नहीं, घुमा फिरा कर पैसे काट लेते थे, बताते कुछ नहीं थे। बस मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, क्योंकि
मैं सारी जिंदगी तुम्हारे जैसा प्रेत देखते नहीं रहना चाहता, मैं तुमसे दूरी चाहता हूँ। वो थोड़ा मायूस हुआ था। फिर उसने कहा था, मुझे तो मेरे बेटों ने भी छोड़ दिया था। मैंने कहा, ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हारे बेटों ने तुम्हें छोड़ दिया? उसने कहा, कुछ नहीं, मेरे बेटे मुझे कुछ खाने पीने तक नहीं देते थे। मैं जिद करता था, मैं खाऊंगा पीऊंगा। मैं थोड़ा सा खा लेता था, थोड़ा सा पी लेता था, उसके बाद हाथापाई हो जाती थी उनके साथ, हाथापाई। मैंने कहा, इतने बुरे थे तुम्हारे बेटे? उसने कहा, हाँ हाँ बहुत बुरे थे। फिर मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया कि मैंने वो सवाल पूछा। मैंने कहा, अच्छा तो खाते क्या थे, क्या पसंद था? उसने कहा, कुछ नहीं, अफीम खानी पसंद थी। मैंने कहा, अफीम? पीते क्या थे? उसने कहा, कुछ नहीं, अफीम के साथ शराब पसंद थी। बस मैं खाना पीना करना चाहता था, दोनों बेटे करने नहीं देते थे। फिर हाथापाई हो जाती थी। मैंने कहा, सच बताओ, हाथापाई कैसे होती थी? बेटे मारते थे या तुम मारते थे? उसने कहा, वो शुरुआत तो मैं ही करता था, पहले बेवजह वैसे ही मार देता था, चढ़ जाती थी मुझे तो हाथ पांव चलते रहते थे। अब अपनी बीवी को पीटता था। अब मेरी बीवी उनकी माँ भी है तो वो भी पीट देते थे, हाथापाई होती थी, हर रोज़ हाथापाई। अब खाने पीने से हर किसी की मौत होती है। कभी सुना है ना खाने वाले मर चुके हैं? खाने वाले मरते हैं। अफीम ज़्यादा खा ली, शराब ज़्यादा पी ली, सुबह उठा ही नहीं। उसके बाद मुझे यहीं शमशान घाट में जलाया गया था। उसके बाद से मैं वापस घर जाना चाहता था, शराब पीना चाहता था, अफीम खाना चाहता था। मरे हुए लोग कुछ नहीं कर सकते। अब मैं समझ चुका हूँ। भले ही अब वो मेरा दोस्त बन गया था, लेकिन पीटने का मन कर रहा था मेरा। रात के वक्त उन सुनसान रास्तों से उस गांव तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वहां पर कोई बस नहीं जाती थी। मैंने पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई टैक्सी नहीं जाती थी, कोई ऑटो नहीं जाता था। कई लोग घोड़ों के सहारे उस तरफ जाते थे। मुझे लगा एक घोड़ा किराए पर लेना होगा उस तरफ जाने के लिए। सुनसान रास्ते पर एक घोड़े पर मैं और मेरी पीठ के ऊपर वो प्रेत। धीरे धीरे घोड़े के सहारे मैं चलता गया। सुनसान रास्ते पर डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं के लिए ये एरिया मशहूर था, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने कहा, जो भी है हमें दे दो। मैंने कहा, भूत है, ले लो। फिर बेवजह उन्होंने मुझे पीटा क्यों मुझे नहीं पता। मैं तो कह रहा था ले जाओ इसे, वैसे भी देने के लिए आया हूं। उन्होंने मुझे पीटा, कपड़े फाड़े मेरे कपड़े। दुख इसी का था। कपड़े चाहिए थे तो उतार लेते, फाड़े क्यों? अब इन कपड़ों से शरीर कैसे ढांकूं? वहाँ कई ऐसी चीज़ें थीं जिन्हें लपेटना पड़ा। पत्ते टहनियाँ इनके कपड़े बनाकर उस गांव तक जाने का निर्णय लिया था। चाहे जो हो जाए, कपड़े बचें ना बचें, प्रेत को दूर करके रहूँगा। अपनी ज़िंदगी आप किसी भूत, किसी प्रेत के साथ बिता नहीं सकते। बस इसे दूर कर दो। भविष्य जानते हैं ना वो लोग, शायद उन्हें भविष्य पता होगा। डाकू ने मुझे छोड़ दिया था, ये शायद मेरी किस्मत थी। फ़ोन में मेरे पास रुपए नहीं थे, अकाउंट में मेरे पास रुपए नहीं थे, फ़ोन भी वो छीन कर जा चुके थे। एस्ट्रो शॉक ऐप मुझसे दूर हो गई, मुझे इसका दुख था। भविष्य बताने वाले लोगों से दूरी पाना आपके लिए बुरा हो सकता है, लेकिन भविष्य बताने वालों के पास जाने वाला था मैं। चलता रहा, मैं चलता रहा। सर में मेरे जख्म हो चुके थे, पीटा था उन्होंने मुक्के मार के। पेट में फफोले थे, बार बार नाखूनों से पानी निकालता था मैं, फिर से पानी भर जाता था। चलता गया मैं दुखों से। पाँव के तलवों में कई बार कांटे चुभे थे, खून निकला था, लेकिन मैं रुका नहीं था। भविष्य को अच्छा बनाने के लिए ऐसे लोगों के पास जाना पड़ता है। तब उस प्रीत ने कहा था, तुम्हें नहीं लगता कई बार ऐसे बड़े बड़े महान लोग पहाड़ों में जाते हैं, ऐसी सुनसान जगह पर जहाँ जाना असंभव हो, वहाँ पर छिपकर रहते हैं ऐसे महात्मा। तो तुम जहाँ पर जा रहे हो वहाँ पर भी भविष्य देखने वाले ऐसे महात्मा रहते हैं। ये एस्ट्रोलॉजर छिपकर रहते हैं ताकि उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना हो। तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। सामने से वो रुपए नहीं मांगेंगे, गरीबों की मदद शायद वो कर ही दे। पहुँच गया था मैं आखिर उस जगह। घोड़ा छीन लिया गया था, कपड़े फाड़ दिए गए थे, मोबाइल छीन लिया गया था, जख्मी था, बीमार था, लेकिन पहुंच गया था मैं उस जगह।
देखे मैंने कच्चे मकान। मुझे लगा लोगों को अरबपति बनाते हैं, आप कच्चे मकानों में रहते हैं। उस प्रेत ने कहा था इसे सादगी कहते हैं, सादगी। सादगी में ही जिंदगी बिताना सबको अच्छा लगता है। देखना ये महात्मा निकलेंगे, उनके पास ताकत होगी, उड़ रहे होंगे उड़ रहे होंगे। लेकिन मैंने उड़ते हुए लोग नहीं देखे, लंगोट पहने वो अधनंगे से लोग थे, कई तरह के वस्त्र अपने हाथों में पकड़े हुए जल्दी जल्दी भागे जा रहे। एक बड़ा पक्का मकान, वो तो अच्छा लग रहा था, उस बड़े हॉल की तरफ भागे भागे जा रहे। मैं भी उनके पीछे पीछे छिपता छिपता देखना चाहता था। बड़े हॉल में ऐसी शक्तियों वाली कुछ चीजें करते होंगे। भविष्यवक्ता हैं वो, भविष्यवक्ता, एस्ट्रोलॉजर, यानी ग्रहों को देखकर भविष्य बताने वाले। यहाँ से शायद पता नहीं कौन से ग्रह देखते होंगे। जैसे ही एक खिड़की से मैंने अंदर झांका, वहाँ देखा मैंने उन महात्माओं को कपड़े बदलते हुए, कपड़े बदलकर बड़ी सी बिंदी अपने माथे पर लगाते हुए, नकली बाल लगाते हुए देखा, कपड़े बदलते हुए देखा। वहाँ कई कैमरे पड़े हुए थे, मोबाइल कैमरे सामने रखे, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाई हुई। वहाँ बैठते हुए और बातें कर रहे थे। तुम्हारा भविष्य मुझे यहीं से नजर आ रहा है, यहीं से नजर आ रहा है। पास में बैठा, खिड़की के बिल्कुल पास, वो महात्मा एस्ट्रोलॉजर यही कह रहा था, मैं तुम्हें एक ऐसा टोटका बताऊंगा। तुम्हें पहले तो अपने पैर में काला धागा नहीं बांधना है, काला धागा बांधने से प्रेम नहीं मिलता। तुम ऐसा करो, लाल धागा बांधो, और लाल धागा साधारण नहीं होना चाहिए। पहले तो तुम्हें सफ़ेद धागे पर मूतना होगा, वो पीला हो जाएगा। मूतने के बाद कुछ ना कुछ नीला नीला उसमें डालना होगा। तुम नीले फूल लेकर आना। सफ़ेद धागे पर मूतने के बाद वो पीला होगा, नीले फूल से वो लाल हो जाएगा, और लाल धागे को अपने पैर पर बांधना। प्यार तुम्हारी तरफ खिंचा हुआ आएगा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ये लोग हैं, ये भविष्य बताते हैं। खिड़की से छलांग लगाकर मैं अंदर गया था और कहने लगा था, झूठे हो तुम, झूठे हो, झूठ फैलाते हो, भविष्य क्या बताते हो तुम। सबने एक एक करके वो कैमरे को एक तरफ रखा, बड़े प्यार से। फिर पीछे वाला आदमी बोला, पकड़ लो इसे, पीटो साले को, यहाँ तक आ गया है। वहाँ मुझे पकड़कर पीटने की जो साजिश हुई थी, मैंने उसे नाकाम कर दिया। भागा मैं वहाँ से, भागा, इतनी तेज़ भागा, इतनी तेज़ भागा, उस गांव से बाहर निकल गया। फिर दूसरे गांव में रोता रोता मुखिया के पास पहुँचा, जो कि वहीं पर खड़ा। मुखिया से मैंने कहा, ये लोग भविष्य देखते हैं, इतनी बड़ी ऐप चलाते हैं। उसने कहा, ये तो डाकू हैं, रात के वक्त ये डाकू घरों के अंदर लूटपाट करते हैं, कई गांव में लूटपाट करते हैं, पुलिस वाले हर बार पकड़ कर ले जाते हैं। ये तो हैं ही डाकू, रात को लूटते हैं और दिन के वक्त उस ऐप में पता नहीं कौन से एस्ट्रोलॉजर बने रहते हैं, जो इनके मन में आता है वो बताते हैं। कभी कहते हैं धागे पर मुँह तो, कभी कहते हैं किसी आदमी पर मुँह तो, कभी कहते हैं हमारे ऊपर मुँह तो, पता नहीं कैसी बातें करते हैं। और लोग कैसे बेवकूफ़ हैं, यकीन करते रहते हैं, यकीन करते रहते हैं। ये कुछ सोचकर नहीं बोलते, बस बोल देते हैं और फिर सोचते हैं। मैं उस मुखिया के सामने रोता गया, रोता गया। मैं कहने लगा, मुझ पर भूत का साया है, कैसे दूर करूं। मुखिया ने कहा, वैसे अब एक रास्ता है, तुम्हें एक बाबा के पास ले जा सकता हूं। यहाँ पर वो बाबा बड़ा काम का है, भूतों को दूर करता है, कुछ रुपए लेगा। मैंने कहा, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। उसने कहा, तो मुश्किल है, तो मैं तुम्हें छोटा सा तरीका बताता हूँ, वो शायद तुम्हारे काम आ जाए। मैंने कहा, बताइए। उसने कहा, देखो मैं तुम्हें झाड़ू देता हूँ, 1 मिनट, तुम्हें मोर बनना है, क्या तुम बन पाओगे। मैंने कहा, तेरी ऐसी की तैसी। उसके बाद वो भागा, कुछ लोगों को लेकर आया पीटने के लिए। मैं भागा वहाँ से। वो गांव ऐसे ही थे, ठगों के गांव, डाकुओं के गांव, लुटेरों के गांव। वहाँ से निकल कर आया था मैं। लोगों को सच बताने की कोशिश करता रहा। वो भयानक सफ़र मेरी ज़िंदगी का, मैं उस मोबाइल में वो ऐप को ना भरता, शायद मेरी ज़िंदगी अलग होती। ना मैं दिल्ली जा सकता था, ना अपने घर जा सकता था। आज भी भटक रहा हूँ अकेले, मेरे पास रुपए नहीं हैं, मांग कर गुजारा करता हूँ। कहा था उस एस्ट्रो शॉक वाले, उस एस्ट्रोलॉजर ने, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, तुम इतने अमीर हो जाओगे, इतने अमीर हो जाओगे
कि तुम्हें कमाना नहीं पड़ेगा, अपने आप रुपए मिलेंगे। भिखारी हूं मैं, भिखारी, कमाता नहीं हूं, अपने आप रुपए मिलते हैं। एक बात तो उसकी सच हो गई। कभी कभी अब भी लगता है एस्ट्रोलॉजर सही होते हैं या नहीं, लेकिन अकेले रहना पसंद है। अपने गांव का नाम नहीं बताना चाहता, कैसे बताऊं? अलग अलग गांव में मांगने के लिए जाता हूं। मैं नाम बताऊंगा, आप उस गांव में मुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे। हो सकता है आप भी एस्ट्रो शॉक में एक एस्ट्रोलॉजर से अपना भविष्य जानते होंगे। आपको भी वो पीला धागा बांधने के लिए कहेगा। मैं आपको कहता हूं मत करना। नंगे होके शमशान घाट में मत नाचना, छत पर मोर मत बनना। वो आपको फंसाएंगे और ऐसी मुसीबत में डाल देंगे, आपको भी शौक लगेगा। मेरी बात याद रखना। मैं तो जिंदगी बर्बाद कर चुका हूं, आप जरा ध्यान रखना।